हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RRR सक्सीड विजन में। हमने कल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। और इसी चैप्टर को हम आगे लेके जाएंगे आज। कल की क्लास थी उसमें हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। अगर भी आपने नहीं देखी तो कल की क्लास जरूर लगा लें। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर किया करें। चलो करते हैं स्टार्ट है आज की क्लास। हमने जो कल देखा था कुछ बेसिक बातें देखी थी। जैसे हमने देखा था म्यूनसिपल वैल्यू क्या होती है, म्यूनसिपल टैक्स क्या होता है, फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। ये हमने कल की क्लास में देखी थी। और आज हम आपको बता रहे हैं कि म्यूनसिपल टैक्स कैसे कब डिडक्टेबल होगा। म्यूनसिपल टैक्स और पहले हम जो कल पढ़ी थी वो बता देते हैं। कल हमने देखा था मीनिंग अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई चीज कब, कोई इनकम कब टैक्सड होती है, कब होती है। कोई भी प्रॉपर्टी हो कंसिस्टिंग, प्रॉपर्टी में क्या हो, बिल्डिंग हो और लैंड अपर टेनेंट इनटू। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं। लैंड अपर टेनेंट और इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन हो, असेसी हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑनर हो असेसी, हमारा क्या हो, ऑनर हो, असेसी ऑनर हो। तब ये टैक्सेबल हो जाएगी इन प्रीवियस ईयर। क्या हो एनुअल, क्या हो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया। जैसे ये घर है, कोई ये घर है और ये इसके साथ लैंड है। क्या ये कब किस में टैक्सेबल होगी? ये इसमें होगी। क्यों? ये बिल्डिंग बनाई हुई है और लैंड है ये इसके साथ। अब ये ओनली विकेंट लैंड है। क्या ये अकेली लैंड है? अब ये किराए पे रेंट पे दे दी। अगर ये रेंट पे दे दी तो कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब ये किराए पे दे दी तो इनकम फ्रॉम या तो अदर सोर्स में होगी, या अगर इसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो पीजीबी में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं। जो कल हमने न्यूमेरिकल तो कोई भी नहीं किया था, आज करेंगे। जो कल किया था थ्योरी का टॉपिक, उससे आज न्यूमेरिकल करेंगे। हमने कल, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं लगाई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पहले वो क्लास देखें, उसके बाद ये देखें। अब म्यूनसिपल टैक्स कब डिडक्टेबल होगा? देखो, एक तो वो ओनर ने पे किया हो। किसने किया हो? ओनर ने या एसएससी ने। ठीक है, ओनर कौन है? एसएससी हमारा। एसएससी ने पे किया, और पे कब किया हो? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हम जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर ये चल रहा है 21-22, तो 21-22 में ही पे किया हो। अगर वो प्रीवियस ईयर 2020-21 है तो 2020-21 में ही टैक्स वो क्या किया हो, पे किया हो। जो म्यूनसिपल टैक्स है पे किया हो, प्रीवियस ईयर में पे किया हो। ठीक है, अब म्यूनसिपल टैक्स अगर मान लीजिए हमारा 2020-21 है, प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2020-21। ठीक है, अब कोई प्रीवियस ईयर था, इससे पहले वाला कोई भी ले लो, 2017-18 का ले लो। अब इसका म्यूनसिपल टैक्स उन्होंने इस ईयर में पे किया है, पे दिस ईयर। तो ये कब डिडक्टेबल होगा? हमने पहले भी बताया अभी। पे ओनली किस बेस पे होगा? पेमेंट बेसिस पे। अब किस ईयर पे किया? 2020-21 में। तब इस ईयर में इसको डिडक्शन मिल जाएगी। किसकी? म्यूनसिपल टैक्स की। अगर 2024-25 का एडवांस अगर एडवांस टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स एडवांस टैक्स इस साल ही पे किया तो इस साल ही डिडक्शन मिलेगी। जिस साल हमने पेमेंट की है उसी साल। ठीक है,
अब बात करते हैं ये न्यूमेरिकल, हमने जो कल क्लास लगाई थी उसी के बेस है, हमने प्रोफॉर्मा तो बता दिया था। अब इन्होंने बताया है कंप्यूट दी नेट एनुअल वैल्यू, हमने क्या करनी है, एनएवी नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है। और इस न्यूमेरिकल में हमें ये नहीं बताया भी कितना हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होगी, हमने सिंपल नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। हमें 2 हाउस दिए हैं, इसको हाउस लिख लेते हैं, हाउस। ठीक है, हम सिंपल अभी बता रहे हैं, हम पहले आसान बातें करेंगे, फिर मुश्किल न्यूमेरिकल होगा वो बता देंगे आपको। पहले आसान आसान सी बातें, वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल नेट एनुअल वैल्यू, हमने बताया था कल म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इनमें से क्या हो, विच एवर इज हाई, हाई क्या आ गया, हाई इनमें से क्या है, हम 2 कंडीशन ही बना लेते हैं, 1 2। अब पहले वाले में इनमें से कौन हाई है, दोनों में से 1,50,000 और दूसरे वाले में 75,000। और इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी, विच एवर इज लोअर इन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी में जो लोअर है उसको यहां लिख लेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्या है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारा, 1,30,000 और 80,000। अब एक्सपेक्टेड रेंटल जो इनमें से लो है, दोनों में से लो क्या है, 1,30,000 और 75,000। अब हमें रेंट जो, अब डी लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, रेंट जो एक्चुअल रिसीव्ड हुआ है, कितना हुआ है, पर एनम का दिया हुआ 1,40,000 और 70,000, 1,40,000 और 70,000। इनमें से क्या लेंगे, विच एवरेज हाई, कौन किन में से, ए एंड डी में से, विच एवरेज हाई, वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,40,000 और 75,000। ठीक है, अब यहां पे लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स। अभी अभी हमने बताया आपको, यहां पे लिखा है 12,000, इस साल के कितने हैं टैक्स, 12,000 थे, लेकिन उन्होंने नॉट पे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इस साल में प्रीवियस ईयर में पे ही नहीं किए, तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब अगली बात, 8,000 पेड फॉर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, कोई पिछला प्रीवियस ईयर था, उसके 8,000 पेंडिंग थे, वो पे कर दिया हमने ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस ईयर। ठीक है, अब 9,000 दिस प्रीवियस ईयर थे नॉट पेड, अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8,000। क्यों, हमने पहले बताया अगर कोई पिछले प्रीवियस ईयर की है कोई, अगर इस साल जब पे करेंगे हम उसी साल डिडक्शन मिल जाएगी। अब 9,000 इस साल के तो पेमेंट तो हमने की नहीं टैक्स की, तो हमें डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब 1,40,000 आ गई नेट एनुअल वैल्यू, और यहाँ पे कितनी आ गई, 67,000। ठीक है, यही निकालना था। अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप 1 मिनट ये देख लो और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना।
अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। पहले हमने क्या बताया, म्यूनसिपल टैक्स टैक्स कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं, अगर हमारा घर है जो, उसकी अगर वो लेट आउट दिया होता है, लेट आउट मतलब उसको लेट आउट दिया लेकिन वो वैकेंट रहेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए और 3 मंथ के लिए, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब अगर कोई मकान है हमारा जो हमने लेट आउट दिया हो, वो किसके लिए लेट आउट होना चाहिए। पहले तो कंडीशन क्या है इसकी, लेट आउट होनी चाहिए। और अगर वो वीकेंट रहता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जो ये क्वेश्चन है इसके थ्रू हम आपको बताएंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, 90,000। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, 90 है। इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, फेयर रेंटल वैल्यू के साथ। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1,40,000। अब इनमें से जो हाई होगा वो क्या होता है हमारा, उसको हम ये मान लेते हैं, इनमें से हाई है उसको नीचे लिख लेंगे, 1,40,000। अब इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और इसमें कौन होगा, लो हो, विच एवरेज लो। स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारे पास, 1,20,000। अब जो लो है उसको क्या मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 1,20,000। इसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू होती है हमारी। अब एक्चुअल रेंटल वैल्यू अब देखिए कितने, 12,000 पर मंथ पे उसको रेंट पे दिया हुआ है। 12,000 कितना पर मंथ, 12,000। और कितने इन्होंने बता दिया इस न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है, 1 मंथ के लिए वो विकेंट रहा। कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। तो कितने मंथ का हमें जो एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ, कितने मंथ का, 11 मंथ का ही रिसीव हुआ होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1,32,000। अब इनमें से जो सी और डी में जो हाई है उसको क्या लिख देंगे, हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या है इनमें से हाई, 1,32,000, ठीक है, 1,32,000। और इसमें से जो हाई है, अब इसमें से हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स हमारे कितने दिए, 40,000। कब पे किए, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पेड लिखा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 40,000 लिख दिया हमने। हमारी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 1,92,000। हमारी कितनी आ गई नेट एनुअल वैल्यू, 92,000। अभी हमने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, वो आगे आगे आएंगे न्यूमेरिकल तब बता देंगे, ठीक है। अब ये थी हमारी नेट एनुअल वैल्यू, आपको पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन में हम मान लेते हैं वो विकेंट रहा कितने महीने, 3 मंथ, ठीक है। इस वाले केस में हम सेम ही रहेगा, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो हाई होगा वो लिख देंगे। उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो लो होगा वो लिख दिया। उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ठीक है। अब उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे और एक्चुअल रेंट में से जो हाई होगा वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर हमने पहले ही बताया है, अगर कोई भी मकान पूरा साल ना किराए पे चढ़ा हो और कुछ महीने खाली रहा हो लेकिन उसमें कोई रिहायश नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो पर्सनल रेजिडेंस ना करे। कौन, ओनर, असेसी, ठीक है, पर्सनल रेजिडेंसी ना रही हो उस हाउस में। अब यहाँ पे 3 मंथ के लिए उन्होंने वैकेंट लिखा। अब कितना होगा, 1,08,000, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें अगर एक्चुअल रेंट लो है, हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से लो है, फिर भी हमें क्या लिखेंगे जहाँ पे,
एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले अगर वो देखिए ये हमारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये रूल है, अगर कोई भी मकान ड्यूरिंग उन्होंने रेंट पे ही दिया हुआ था लेकिन वो खाली रहा, खाली ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, खाली रहा कितने मंथ, हमें एक्चुअल जो रिसीव हुआ हम वो लिखेंगे, कितना रिसीव हुआ हमें एक्चुअल 1,08,000, ठीक है। तो 1,08,000 में से 40,000 निकाल के नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68,000। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अगर यही हम बता दें आपको, अब हमारा टॉपिक किस पे चल रहा है, हम हाउस प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको वैकेंसी के बारे में भी कैसे ट्रीटमेंट करना है, आपको पता चल गया। अगर उन्होंने बता दिया भी उसने किराए पे रेंट मकान दिया है, अगर वो हमें पता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ये वाली, अगर ये एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हाई है एक्चुअल रेंटल वैल्यू से, अगर हाई है तो हम क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट लेंगे या एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे, एक्चुअल रेंट ही लेंगे। अगर वो वैकेंसी मतलब खाली रहा हो मकान, उसमें कोई अपनी ओनर ना रहा हो, ठीक है, वो खाली था। अब बात करते हैं अगर वो उन्होंने कोई हाउस प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लाते हैं आपको। अब ये तो आपको आई होप आपको अच्छा से पता चल गया हो। अब हम आपको बता देते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कब एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही लेनी है, कब लेनी है, जब वो मकान चाहे खाली रहा हो चाहे लेकिन उसमें ओनर खुद रेजिडेंसी ना कर रहा हो, ठीक है, वो लेट आउट पे ही दिया हुआ था, लेट आउट पे ही दिया हुआ था, ड्यूरिंग लेट आउट पे ही वो वैकेंट रहा है, ठीक है, तब एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही लेंगे, चाहे इससे ज़्यादा हो चाहे लो हो। अब आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगा रहे हैं स्क्रीन पे। अब देखो भैया इस वाले केस में, अब कोई मिस्टर आर है, इससे पहले आपको एक दो थ्योरी की बातें बताऊंगा न्यूमेरिकल करने से पहले। कहना मिस्टर आर है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कहाँ रहता है वो, दिल्ली में। कहाँ है हाउस प्रॉपर्टी, दिल्ली में। म्यूनसिपल वैल्यू 1,00,000 है, फिर रेंटल वैल्यू 1,20,000 है। इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय आर फ्रॉम 1/4/2020 टू 31/7/2020, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया अभी पहले वो रह रहा था। अब इस वाले केस में क्या होता है, अगर कोई भी बंदा अपने घर में रहे, ठीक है, अगर उसने पार्ट ऑफ ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंसी कर रहा था अपने हाउस में, ठीक है, अपने हाउस में रह रहा था, तो अगर मान लीजिए वो 4 मंथ रहा या 5 मंथ या 6 मंथ, उसके बाद उसने वो क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया हाउस को, अपने मकान को अब रेंट पे दे दिया पूरा हाउस, ठीक है। पहले तो वो 4 मंथ रहा, 5 मंथ रहा, 6 मंथ, ये 3 केस है। मान लीजिए या तो वो 4 मंथ रहा या 5 मंथ या 6 मंथ, ठीक है। अब उस पहले तो रह रहा था, उसके बाद उसने रेंट पे दे दिया। अब इस वाले केस में हम एक्सपेक्टेड रेंट और जो एक्चुअल रेंट होगा ना, और एक्चुअल रेंट इनमें से जो हाई होगा, हमारी क्या हो जाएगी, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। और हम ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हाई हो जाएगी क्या, इनमें से जो हाई होगा को क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम इसको इग्नोर कर देते हैं पूरा। अगर वो पहले रिहाइश कर रहा था उस मकान में, अगर वो 4 मंथ रहा या 5 मंथ रहा या 6 मंथ रहा, इसको हम इग्नोर ही कर देंगे। हम मानेंगे भी पूरा साल ही किराए पे था घर, ठीक है। और उसकी हम अगर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू मान लीजिए 1,00,000 आ रही है और एक्चुअल रेंटल वैल्यू हमें रिसीव हो रही है 50,000। हमने पिछले केस में हमने बताया है भी वो पूरे साल लेट आउट रहा था, लेट आउट था लेकिन कोई बंदा चाहे तो वो छोड़ के चला गया घर को, चाहे उसकी डेथ होगी उसी कारण वो वैकेंट रहा, ठीक है। लेकिन पहले वो हमें पता था भी लेट आउट ही है। उस वाले केस में जो हमारी एक्चुअल रेंटल वैल्यू होती है वो ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। लेकिन इस वाले केस में पहले एसएससी खुद रह रहा था, उसके बाद उसका कहीं और घर होगा, वो वहां चला गया और उसने वो घर आपका जहां रह रहा था रेंट पे दे दिया। हम जितने मंथ वो रहा
हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इग्नोर। उसके बाद हम पूरा साल मान लेंगे भी पूरा साल उसने किराए पे दिया। और उसमें उस वाले केस में जो एक्सपेक्टेड रेंट अगर इससे हाई होगी, एक्चुअल रेंटल वैल्यू से हाई होगी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही रहेगी। अगर ये हाई हो गई, मान लो 1.5 लाख हो गया, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो था आपको थोड़ा सा कंसेप्ट। अब इसका न्यूमेरिकल है ये। अब क्या है न्यूमेरिकल, कह रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू हमने पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हमें पता है क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। इनमें से जो हाई होगा, लेकिन कहाँ तक रुक जाती है जी, फिक्स जो हमारा स्टैंडर्ड रेंट होता है, इनमें से म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू से जो हाई होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट तो इसमें दिया ही नहीं, क्या है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इनमें से जो क्या हाई है, क्या है हाई, 1,20,000। ठीक है, अब हमें पता है, ये तो हम ए मान लेते हैं, हमें एक्चुअल रेंटल कितना रिसीव हुआ, एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ हमें, देखिए 1/4/2020 से 31/7/2020 तक तो वो रह रहा था उसमें। उसके बाद उसने 1/8/2020 से किराए पे दे दिया। अब ये कितने मंथ हुए, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई, 4 मंथ उसने रहस की, और उसके बाद उसने 8 मंथ के लिए उसको रेंट पे दे दिया। जो रिमेनिंग 8 मंथ बचते थे वो लेट आउट दिया था। कितना किराया था, 9,000 पर मंथ, कितना हो गया, 72। अब इनमें से जो हाई होगा हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी में हाई है जो, ठीक है, विच इज हाई, क्या हमारी जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। और इसमें से क्या हम लेस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितने, 20,000। ठीक है, अब कितना आ गया, 1,00,000, क्या आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। अब जो डिडक्शन होगी 30% डिडक्शन, अभी मैंने उसका कंसेप्ट छेड़ा ही नहीं अभी तक, हम आगे करेंगे जब उसने पूछा होगा अभी कंप्यूट टैक्सेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर हमें बताएगा, अगर यहीं पे लिख देता भी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी निकाले, तो हम यहाँ से लेस कर देते 30% डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1). ठीक है, तो कितनी आ जाती, 30,000 करके निकाल देते, 70,000 आ जाता टैक्सेबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये हमारा अभी कंसेप्ट नहीं है, अभी हम आगे लेके जाएंगे। हमें पूछा है नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हो, स्टैंडर्ड रेंट, मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितनी हो, 1,08,000 हो, मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितनी, 1,08,000। अब यहाँ पे हमें पता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकाले, म्यूनिसिपल और फेयर रेंटल वैल्यू से जो हाई होगा, लेकिन व्हाट, सब्जेक्ट मतलब लिमिट टू स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। अब स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू 1,08,000 है, इनमें से क्या हाई है, 1,20,000 में से हाई कौन सा है, 1,20,000। उसके बाद हम इसको 1,20,000 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 1,08,000 के साथ। इनमें से जो लो होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब लिमिट टू सब्जेक्ट, हाँ, इनमें से जो लो होगा 1,08,000। अब हमें पता है एक्चुअल रेंट हमें कितना मिला, 72,000। अब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,08,000। ठीक है, 20,000 ये निकाल के कितना आ जाएगा, 88,000। ठीक है भाई, हमें आई होप आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा भी वैकेंसी कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं अनरिलाइज्ड रेंट की। अब ये तो था विकेंट। अब अनरिलाइज्ड रेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये बता दूं मैं कि अनरिलाइज्ड रेंट क्या होता है। अनरिलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, अनरिलाइज्ड रेंट, जैसे आपको पता ही चल रहा होगा अनरिलाइज्ड रेंट
ये क्या होता है, जो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ, रियलाइज मतलब हमें मिला नहीं। मान लीजिए अगर वो हम जैसे विकेंट रहा, मकान विकेंट रहा, ये बात और है, और अनरियलाइज रेंट और बात है। अनरियलाइज जैसे मान लीजिए हमने किसी को मकान रेंट पे दिया हुआ है, अब उसने हमें 12,000 पर मंथ किराया देना था, ठीक है, अब वो हमें 12,000 दे रहा है, अभी उसने साल बाद हमें देना था, जब पर मंथ दे रहा है, लेकिन अब उसने मान लीजिए अप्रैल, मान लीजिए फेब और मार्च का हमें किराया नहीं दिया, लेकिन वो हमारे घर में तो रहा, 2 महीने रहा ना, वो हमारा किराया जो फेब और मार्च का था उसने हमें दिया नहीं, वो मतलब ठीक है, उसने फेब और मार्च का हमें किराया नहीं दिया, वो हमारा किराया क्या डूब गया, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनरियलाइज रेंट। इसकी कंडीशन होती है भी अनरियलाइज रेंट क्या हो भी, कैसे भी, अगर वो हम अगर भाई ओनर ऐसे कह दे भी उसने तो हमें किराया ही नहीं दिया, कुछ भी कह सकता है ना इनकम टैक्स वालों को भी, हमें तो टेनेंट ने किराया नहीं दिया, टेनेंट का मतलब जो रह रहा है। तो अनरियलाइज रेंट की क्या होती है, जो टेनेंट है, जो किराएदार है, क्या होना चाहिए, इस बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब वो वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम अपने ही मन घड़त कहानी बना दे भी हमें किराया उसने दिया ही नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए भी वहां पे रह रहा था, टेनेंट इज बोनाफाइड। और दूसरा, अगर वो जो बंदा है वो जो रह रहा था, ठीक है, किराएदार रह रहा था, वो छोड़ के चला गया, हमने जहां हमें निकाला, ठीक है, ड्यू टू या तो डेथ के कारण वो छोड़ गया, और जहां हमने उसको मतलब रीजनेबल स्टेप किए हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब हमने निकाला। अब तीसरा, हमने रीजनेबल स्टेप किए उसे किराया लेने के लिए, रीजनेबल स्टेप फॉर ऑब्टेनिंग रेंट, ये कंडीशन नहीं है। अब ये कंडीशन नहीं है इसमें। अब क्या है, जो टेनेंट है हमारा, ठीक है, वो हमारी कहना छोड़ के चला गया, रिलीव ऑल मतलब वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को छोड़कर चला गया हो, या लेफ्ट लिख लेता हूँ, लेफ्ट बिल्डिंग, और वो और किसी जो सेसी है हमारा उसके किसी भी घर में ना रह रहा हो, ठीक है, सेसी के किसी भी घर में किराएदार ना हो, ठीक है। अब देखो, टेनेंसी बोनाफाइड जो किराएदार था वो एक्चुअल होना चाहिए, और टेनेंट जो लेफ्ट कर गया हमारी बिल्डिंग को छोड़कर चला गया, और वो किसी भी और बिल्डिंग में ना रहा हो, ठीक है, रह रहा हो। अब दूसरा, हमने पूरे स्टेप किया भी उसको किराया मांगने का, हम कोर्ट गए, कचहरी गए और रिपोर्ट लिखाई, हमें किराया नहीं मिला, तो उसको क्या बोलते हैं, अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है, इनकम टैक्स हम उसको अलो कर देती है भी, आप को अनरियलाइज रेंट आप घटा सकते हो, ठीक है, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको अनरियलाइज रेंट की। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे जो डिडक्शन होती है एक्चुअल। अब पहले वो भी देख ही लेते हैं, फिर देख लेते हैं। अब बात करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन दो तरह के होते हैं, 24(1) और 24(2). अब ये तो भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, ये तो हमें मिलेगी ही मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी पे, कितनी 30%, ठीक है। अब दूसरी, ये इस वाले केस में ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन जो कैपिटल, ये लोन जो लिया हो किसके लिए हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, जो हम कंस्ट्रक्शन करनी है, जहां एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन ऑफ हाउस, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, ऐसी या रिन्यूअल,
इन वाले केस के लिए ही लिया हो। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं अगर मकान हमारा किराए पे दिया हुआ, उस वाले केस में। अगर एसएससी ओनर जहाँ पे रेजिडेंस रह रहा है उस वाले केस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसकी लॉ कंडीशन है वो हम देखते हैं इसी, अगर हमें टाइम बचा तो इस वाले लेक्चर में कर लेंगे, नहीं हम एक क्लास अलग उसके लिए ही लाएंगे कल, ठीक है। अब इसकी डिडक्शन की है, ये भी दो तरह का लोन होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक तो होता है प्रायर, ठीक है, प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल जो प्रीवियस ईयर में होता है। प्रायर पीरियड मतलब क्या, मान लीजिए इसकी भी प्रायर पीरियड पहले बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा घर कंप्लीट हो गया 31/7 को, मान लीजिए 2021 को, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब प्रायर पीरियड का मतलब क्या, कंप्लीशन से पहले होता है, नहीं जी। अब ये प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1/4/2021 को ही स्टार्ट किया होगा। अब इस हमने मान लीजिए लोन लिया था 1/4/2019 को, ठीक है। अब लोन लिया था, हमने सोचा भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई जहाँ हमारा घर था कोई टूटा फूटा, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लोन ले लिया। कब ले लिया, 1/4/2019 को। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, 31/7 को। अब 1/4/19 से 31/3/2020 तक 1 साल हो गया, ठीक है। अब 1/4 से अब 31/3/2021 तक, ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब ये 2 साल घूम गया लोन हमारा। अब हमारी कंस्ट्रक्शन कब हुई, 31/7/2021 को। अब ये प्रीवियस ईयर अगर चाहे तो कितने मर्जी मंथ में हो, 31/12 में हो 2021 को, लेकिन हम ये यहाँ तक नहीं इसको इंक्लूड करेंगे, हम इस प्रीवियस ईयर जब शुरू हुआ तब तक ही देखेंगे प्रायर पीरियड में। और इसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, इसका 5/भाग करंट में जब हम हाउस प्रॉपर्टी को निकाल लेते होते हैं, ठीक है। 1/5 कितने साल तक, 5 साल तक। हमें पता ही चल गया 1/5 किस्त 1 साल अब मिल जाएगी, 1 साल अगले, 1 साल अगले, 1 साल अगले, ऐसे 5 किस्तों में मिल जाएगी, ठीक है। अब जो इस वाले प्रीवियस ईयर की होगी किस्त वो नॉर्मल मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल नॉर्मल, ठीक है। ये तो था, आई होप आपको पता चल गया। अब आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए हमारी अब एक बार इसको फिर से देख लो, 31/7 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, हमने लोन लिया था 1/4/2019 को। अब 31/7 कब शुरू होगा, इसका प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021 को। ये भैया पूरा हम प्रीवियस ईयर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो प्रायर पीरियड था वो जो टोटल इंटरेस्ट बना उसको 5 किस्तों में हमें डिडक्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। 5 किस्तों में हम डिडक्टेबल कर लेंगे उसको। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम जो बाकी चीजें रहेगी हम कल पढ़ेंगे। अब पहले तो हम उस पे करते हैं, क्या वो हमने पढ़ा था, अनरियलाइज्ड रेंट पे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल लगा दूं आपको, एक मिनट। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ किसी मकान की 2 लाख। जब मकान किसका है, मान लीजिए आर का है, मिस्टर आर का। अब 2 लाख म्यूनसिपल वैल्यू, फिर रेंटल वैल्यू 2,40,000 है। एक्चुअल रेंट जो रिसीव हो रहा है उसको पर मंथ कितना, 21,000। आप कह रहे हैं म्यूनसिपल टैक्स पे ड्यूरिंग 20,000। कोई किराए पे रह रहा था बंदा, मकान टेनेंट विकेंट करता उसने प्रॉपर्टी को 31/10/2021 लिख लेते हैं, 2020 को। देर आफ्टर प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉपर्टी 25,000 पर मंथ के लिए हमने किराए पे चढ़ा दी। अब कहता है मिस्टर जो आर था कुड नॉट रियलाइज रेंट सितंबर एंड अक्टूबर का ड्यू टू डेथ ऑफ जो पहला, ठीक है, जो पहला था किराएदार, उसकी माँ यहाँ पे लिखी हुई क्वेश्चन में भी डेथ होगी, उसके कारण उसको सितंबर और अक्टूबर का किराया नहीं मिला। अब दूसरा केस बनाया हुआ, अगर इफ रियलाइज 1 मंथ, अगर यहाँ पे अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर 2 मंथ होगी ना, अगले केस में बनाएगा भी अगर 1 मंथ का हो। अब देखो भैया, अब पहले तो आप ये बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बात बता दूं, इसकी 2 अप्रोचेस हैं। कितनी अप्रोचेस हैं अनरियलाइज्ड रेंट की, 2 अप्रोचेस, ठीक है। पहली तो हम यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख लिखा हुआ है
और हमारा जो एक्चुअल रेंट है ना, एक्चुअल रेंट मान लीजिए हमें, ये क्वेश्चन नहीं मैं करा रहा, अभी सिंपल आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक्चुअल रेंट मान लीजिए हमें 30,000 मिल रहा था, अब 30,000 12 का कितना हुआ 36,000, ठीक है। अब इसमें से ही हम लेस कर देते हैं एक्चुअल रेंट में से ही, पहली अप्रोच में क्या, इसमें से ही एक्चुअल रेंट लेस कर देंगे। मान लीजिए 2 मंथ का था और 60,000 यहाँ पे लेस करके जो एक्चुअल रेंट कितना है 3 लाख, ठीक है। अब दूसरी अप्रोच क्या है, एक्चुअल रेंट और एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कितना है मान लीजिए 1.5 लाख, अब एक्चुअल रेंट कितना है 3,60,000। हम इनको कंपेयर कर देते हैं, जो हाई होता है 3,60,000 लिख दिया। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, इसमें से लेस कर देते हैं हम, इसमें से लेस कर देंगे हम जो हमारा अनरियलाइज रेंट होगा, यहां लेस करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। उसके बाद हम म्यूनिसिपल टैक्स करेंगे, ठीक है। इस वाले केस में हम जो एक्चुअल होगी, एक्चुअल में से लेस कर देंगे। यहाँ पे 2 अप्रोचेस हैं, ये तो फर्स्ट अप्रोच है, ये सेकंड, हम इस वाली को अप्रोच को लेंगे, ठीक है ऑलवेज हम, क्योंकि ये अप्रोच ही हमारी, जब हम रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स से रिटर्न भरते हैं ना, तो ये अप्रोच चलती है वहां, हम ऐसे ही करेंगे। अब बाकी आपके ऊपर है, डिपेंड, आपको जो अच्छी लगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हमने क्या निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब आपको वो तो बता ही दिया, हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब 2 केस हैं, दोनों ही बना लेते हैं, पहला एक एक करके करते हैं। अब हमें हमें एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इसमें से जो हाई होगा, ठीक है। हाई होगा कितना, इसमें से 2 लाख और 2,40,000 में हम 2,40,000 लिख लेते हैं, हाई तो यही है ना। अब हमें एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है, एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट 21,000 पर मंथ है, लेकिन ये कब तक रिसीव हुआ, हमें 31/10 तक, कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ के लिए एक्चुअल रेंट 7 मंथ का ये होगा प्लस, उसके बाद हमने कितना 25,000, ये कितने के लिए होगा 5 के लिए, ठीक है। ये कितना होगा 7 और ये कितना हो गया 1,25,000, इतना गया, ठीक है। अब इनमें से जो हाई है उसको कंपेयर करेंगे, अब इसको लेस, हाई ऑफ ए हाई इन ए एंड बी, हाई ऑफ ए एंड बी हायर, कितना कौन हाई है, इसको क्या लिख दें ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,72,000। अब इसमें से लेस कर देंगे जो अनरियलाइज रेंट है, कितने मंथ का 2 मंथ का है, ठीक है। 2 मंथ की क्या हम क्या टेकन करेंगे, 21,000 करेंगे या 25,000, ये किसका था, ये इसका था पहले वाले केस का। अब कितना निकाल देंगे हम 42,000। अब हम क्या लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, ये कितना आ जाएगा, कहाँ लिखे हुए थे म्यूनिसिपल टैक्स, ये लिखा हुआ 20,000। अब कितनी आ गई नेट एनुअल वैल्यू, कितनी आ गई, इसमें से 30 और 2,10,000 आ गई। अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन,
अंडर सेक्शन 24(1) कितनी होती है ये? 30%। अब ये अमाउंट आ जाएगी, ये आ गई इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। अब दूसरा केस है, अगर 1 मंथ के लिए अनरियलाइज रेंट होता तो 21,000 लिख लेते यहाँ पे, 21,000। ठीक है, तो इस वाले केस में जो आ जाता आप लिख लेते 21,000। 41 लेस करेंगे 1,000, ये आ गया। ठीक है, 31। ठीक है, अब इसमें से 30% जो होगी एक्चुअल वो निकाल के ये आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर हेड। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा अनरियलाइज रेंट का जो आज का सेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम बस एक दो एग्जांपल लेंगे किसके ऊपर, जो हमने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या एक्विजिशन ऑफ हाउस, या पहले वीडियो रोक दो, 2 मिनट आपके लिए न्यूमेरिकल आ रहा हूँ। देखो भाई आपके लिए न्यूमेरिकल है। अब इस वाले क्या लिखा, कहना एसएससी ने लोन लिया है 6 लाख का। कब लिया? 1/4/2018 को। क्या किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। हाउस कहाँ है? दिल्ली में। अब कहना लोन कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 10% पर एनम। द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 15/6/2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड होगी। द इंटायर लोन आउटस्टैंडिंग है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। लो हमें क्या, अब देखो जी ये न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या लिखा? 10 SC टुक्का लोन, पहले बता दिया। ठीक है, अब क्या कैसे ट्रीटमेंट होगा हम सिंपल देखते हैं। देखिए जो हमें डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखिए, अब ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में कितनी मिलेगी? 6 लाख पर हम कितना 10%, कितनी? 60,000। अब प्रायर टू प्रीवियस ईयर इसको हम निकालेंगे, ये कितनी मिल जाएगी? अब लिखा हुआ 1/4/2018 को लोन लिया, कब? प्रीवियस ईयर खत्म होगा 1/3/2019। अब 1/4/2019 को 31/3/2020। अब कब? 15/6/20 को कंप्लीट हुआ। ये प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2020 को। तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा ये प्रायर टू प्रीवियस ईयर यहाँ तक ही आएगा। 2 साल बना। अब 60,000 पे पहले साल कितना? 60,000। अब दूसरे साल भी 60,000। अब कितना होगा? 1,20,000। इनको कितनी 5 भागों में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब कितना आ गया? 24,000। कितनी डिडक्शन मिल जाएगी हमें? 84,000। अब मान लीजिए यही अगर उन्होंने लोन लिया होता 1/9 को लिया होता तो कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने निकल गए। कितने मंथ का था ये? 7 मंथ का। ठीक है, तो कितना लिख देते? 7/12। कैसे आया ये आपको बता देता हूँ। 6 लाख मल्टीप्लाई 10%। अब कितने मंथ का? मान लीजिए 7/12 का। 12×5 = 60, 7×5 = 35। अब कितना यहाँ लिखते थे? 35,000 आ जाता। अब कितना हो जाता? 95। तक कितना पर मंथ, पर इंस्टॉलमेंट? 19,000। यहाँ कितना लिखते? 19,000। और कितना डिडक्टेबल हो जाता? 79। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो जब वो प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ, इससे पिछले वालों को देखना है। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर को नहीं। अब इस प्रीवियस ईयर की हमें फुल डिडक्शन मिल जाएगी। ये था कंसेप्ट। अब जो रह गया, जो ये तो था तब जब हमने रेंट पे दिया हुआ मकान। अगर हमारा खुद का होता तो कल वाली क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।